महाराष्ट्र विधानसभा में छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले अबू आजमी को इस बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिस संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया था उस जगह पर एक बड़ा स्मारक और उसे श्री क्षेत्र के तौर पर घोषित किया जाएगा। यही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी पिक्चर छावा को भी देखने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए। यानी महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं हिंदुत्ववादी मुद्दे की तरफ आगे बढ़ रही है और इसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मुंबई की समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नायक औरंगजेब हो गया है और साथ ही उन्होंने उस विधायक का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बयान पर पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए या उस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वही औरंगजेब जिन्होंने अपने पिता को कैद कर एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी इलाज नहीं कर पाती है तो ऐसे नेता को यूपी भेजे, क्योंकि यूपी ऐसे लोगों का इलाज करना जानता है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर शिवपाल यादव का तंज। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग कहीं मेरा नाम भी ना बदल दें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सदन के सत्र के दौरान चच्चू चच्चू कहकर माला जपते हैं। हम समाजवादी लोग नाम नहीं काम पर भरोसा करते हैं। नाम बदलते भाई, पीटीआर थोड़ा नीचे कर और रोज सदन में देख रहे होंगे हमारा नाम तो यार सौरभ थोड़ा हाथ नीचे कर ले। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद सत्र के दौरान बीजेपी एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर किया जाए, क्योंकि यह नाम हमारी परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों ने गोलबंद होकर बजट को लेकर सरकार को जमकर घेरा। हाथों में झुंझुना लेकर महागठबंधन के नेताओं ने बजट को खोखला और झुंझुना बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। करीब 15 मिनट तक गेट पर प्रदर्शन करने वाले विधायकों ने साफ साफ आरोप लगाया कि इस बार के बजट में कुछ भी नहीं है और इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि इस बजट को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि बजट में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है और जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ इसी दौरान आरजेडी के तरफ से एक पोस्टर लगाए गए थे और उस पोस्टर में जिस अंदाज में नीतीश कुमार को बूढ़ा दर्शाया गया था और तेजस्वी यादव को युवा दर्शाते हुए एक तरह से कहें व्यक्तिगत चोट की गई थी, इसी बात से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नितिन नवीन ने साफ साफ कहा कि पहले उन्हें अपने पिता को देखना चाहिए, नीतीश कुमार से ज्यादा बुजुर्ग हैं। इसके बावजूद तेजस्वी इस तरह के पोस्टर लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? अनुभवी व्यक्ति उनके पिताजी के बारे में क्या बोलते हैं?
तो पिताजी के बारे में वही शब्द बोलना चाहिए। पिताजी उनके अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या बोलते हैं, उन पर भी उनको शब्द का टिप्पणी करना चाहिए। कुछ उसी अंदाज में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। प्रतिपक्ष के नेता के होने के नाते उनको बिहार में अगर कहीं कोई कमी नजर आ रहा है उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। इस सब बातों से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर विधानसभा में कई अन्य मुद्दों के साथ साथ नीतीश कुमार को बूढ़ा बताकर जो पोस्टर लगाए गए थे उसको लेकर वाद विवाद हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों के निशाने पर ही सरकार आ गई। दरअसल पीएचईडी विभाग के एक कार्यपालक अभियंता पर लगभग 100 करोड़ रुपए गबन का मामला कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया और सीधे मंत्री से कहा कि आखिर जब इस मामले में विभाग ने वहां के अंकेक्षक को दोषी करार दिया है, कार्यपालक अभियंता को भी दोषी करार दिया है, तो फिर कार्यपालक अभियंता के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है। मंत्री इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद लगातार सदन में इस बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। बात प्रदीप यादव से शुरू हुई और उनको आरजेडी के सुरेश पासवान, जेएमएम के स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू और मथुरा महतो जैसे वरिष्ठतम विधायकों का सहयोग मिला। बार बार आसन द्वारा कहे जाने के बावजूद जो मंत्री हैं वो इस विषय में कोई जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उस कार्यपालक अभियंता को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। यहाँ तक कि प्रदीप यादव जो सवाल उठाने वाले विधायक थे, उन्होंने कहा कि अगर तत्काल इसका समाधान नहीं निकलता है तो वो सदन में धरने पर बैठेंगे। बाद में आसन ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस सवाल को स्थगित किया गया। मंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर इस पर जवाब देने का भरोसा दिलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कार्यपालक अभियंता को भ्रष्टाचार के मुद्दे में बचाते हुए मंत्री महोदय आज सदन में जिस तरह से गिर गए, वो कई सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़ा करता है, क्योंकि आखिर कहां से उस कार्यपालक अभियंता को शह मिल रही है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान पर सियासत गरमाने लगी है और अब इस मामले पे कांग्रेस खुलकर बीजेपी पर हमलावर है और इसके साथ साथ कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांगा है और बीजेपी से और राज्य सरकार से मांग की है कि या उनको बर्खास्त किया जाए। दरअसल पूरे मामले में जो विवादास्पद बयान है प्रहलाद पटेल का, उन्होंने कहा था कि जहां भी नेता जाते हैं वहां पर मांगने वालों की भीड़ लग जाती है और लोग उनसे तरह तरह की चीज़ों को मांगने लगते हैं, जबकि जनता मांगने वाली नहीं देने वाली बने। और इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस ने अब विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है और 6 तारीख यानी कल से लगातार प्रदेश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें प्रहलाद पटेल के पुतले भी जलाए जाएंगे। 8 तारीख तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा और इसके बाद जब 10 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा शुरू होने वाली है तो कांग्रेस की ये रणनीति है कि विधानसभा में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा और प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। उससे पहले ही पार्टी की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी 7 से 8 मार्च का दौरा जो है वो गुजरात में करेंगे, स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, संगठन मजबूत कैसा हो उसके ऊपर विचार विमर्श राहुल गांधी करेंगे, तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि 2027 में पार्टी को कैसे गुजरात के अंदर जिताया जा सकता है, क्योंकि बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद के अंदर भी बोल चुके हैं कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक हराने जा रहा है। तो इसी तैयारियों को लेकर अधिवेशन के मुद्दे क्या क्या होंगे उसी का जायजा लेने के लिए 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 2022 में एक बड़ी जीत बीजेपी ने
गुजरात में दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने है कि क्या रणनीति बनाई जाए, किन किन मुद्दों को जनता के सामने रखा जाए कि जिससे 2027 के चुनाव में जीत तय करी जा सके। और इसी कड़ी में जो अधिवेशन है वो 8 से 9 अप्रैल की जो तारीख है उसको गुजरात में किया जा रहा है कि जिससे जो कार्यकर्ता है, जो संगठन एक तरह से कमजोर हो चुका है, उसको दोबारा मजबूत किया जाए और उसको दोबारा खड़ा किया जाए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता सहित अन्य को मिले सीआरपीएफ सुरक्षा कवच को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए पीड़िता और उसके परिवार को अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह अंतिम मौका है, अपना जवाब दाखिल करें, क्योंकि कोर्ट इस मामले में 25 मार्च को अपना आदेश पारित कर देगा। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में पेश अधिवक्ता महमूद पराचा ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहैया कराया गया सीआरपीएफ सुरक्षा कवच की अब आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार को से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीड़िता और उसके परिवार अब दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो कहीं और चले गए हैं और जो अभी समीक्षा की गई है उसके मुताबिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन करे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार से 14 लोगों को सीआरपीएफ सुरक्षा कवच देने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने यह सुरक्षा प्रदान किया था। अब देखना होगा जब इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिवार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण। अयोध्या के पौराणिक मंदिरों का अब आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या यात्रा ऐप लॉन्च किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडे का कहना है कि अयोध्या यात्रा ऐप के माध्यम से जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं आ सकते हैं वो यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर, राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत वो पौराणिक मंदिर जिनका अपना महत्व है वो सभी मंदिरों का लाइव दर्शन वर्चुअल तरीके से कर सकते हैं। वन प्ले ग्रुप हमारा एक टेंडर की व्यवस्था से हम लोग ने एक फर्म का चयन किया था सिंगापुर बेस्ड, जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं और इनकी ऐप भी अयोध्या यात्रा करके उसको लॉन्च किया गया है। अब इसके माध्यम से जो हमारे श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से भी लाइव दर्शन कर सकते हैं, लाइव आरती का आनंद उठा सकते हैं, साथ ही साथ 3D टूर का भी आनंद ले सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे जो भक्त हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, वो अपनी भाषा में इस अयोध्या यात्रा ऐप के माध्यम से अयोध्या की महिमा को जान सकेंगे, अयोध्या के पौराणिक मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकेंगे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।